नमस्कार दोस्तों, डीडी गढ़ के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो भाई साहब होने वाला है बहुत धमाल का, क्योंकि एक बार फिर से जज्बा रिटर्न्स। पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत है। इंडिया 5 मिनट में खत्म। लो भाई, चलिए डेली स्वैग का वीडियो है, आनंद लेते हैं, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और साथ में थोड़ा बहुत फैक्ट की भी बातें कर लेंगे भाई। ठीक है, चलिए। जो मौजूदा सिनेरियोस हमारे मुल्क के बन चुके हैं, जो हालात आप देखते हैं, इन सब के बीच में अगर हमारा मुकाबला किसी भी मुल्क के साथ हो जाए, आज अगर हिंदुस्तान के साथ ही मुकाबला हो जाए तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते। जब हिम्मत हौसला हो तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने 65 में किया था, अभी कर सकते। मगर ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो करेंगे ना। जो 71 में भी हुआ हमारे साथ, जो जंग लड़ने का नतीजा हमने देखा कि हमारे बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, तो जंगों का कोई फ़ायदा है? फ़ायदा तो बहुत होता है, मगर बात ये है कि ना कि मुनाफिकित ना हो ना। फ़ायदा होता है जंगों का? फ़ायदा तो होता है, जब हम जज्बे के साथ लड़ेंगे तो फ़ायदा होगा ना। जब हम बिक जाएंगे तो क्या फ़ायदा का, कुछ भी होगा, नुकसान होगा। दोबारा पूछ रहा हूँ, जंगों का फ़ायदा होता है? फ़ायदा तब होता है जब हम अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं मुखलस तरीके से। जब मुखलस तरीके से नहीं लड़ेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। सर, जंगों का मैंने तो देखा, पाकिस्तान के हालात जो नज़र आ रहे हैं, 4 जंगें लड़ने के बाद जो हालात है, ये फ़ायदे में जा रहे हैं हम। नहीं, नुकसान में जा रहे हैं ना। हालात तो ज़्यादा अब ख़राब हुए ना, पहले तो नहीं थे ना। आप देखें ना, महंगाई है, हर गरीब आदमी परेशान है। ये रिक्शे वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे इर्द गिर्द खड़े में, हर बंदा परेशान है। पेट तो सबको लगा हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। अब हुक्मरान कहाँ सोच रहे, कोई अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हमें, अपने आप को कोई भी नहीं देख रहा। अब गरीब आवाम मर रही है बेचारी, भूख के लिए, खाने के लिए। अब गरीब आदमी क्या चाहता है, आप मुझे बताएं। रोटी, कपड़ा और मकान चाहता है। तो यही चीज़ें हैं ना। जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? जाहिर बात है, फिर जंग ही करेंगे और क्या करेंगे। जंग अपने साथ ही करनी चाहिए, अपने पॉलिटिशियन के खिलाफ तो पहले जंग होनी चाहिए ना। नहीं, वो उन्हीं के ही साथ करेंगे ना मेरे भाई। देखे ना, जब हमें खाने को नहीं मिलेगा हैं, उसी के साथ ही जंग करेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल सही। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि मौजूदा अगर सिनेरियोस के अंदर हमारा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ हो सकता? जब हम जज्बा होगा तो क्यों नहीं हो सकता। मगर जब हम किसी को अपना बनाने की कोशिश करेंगे ना, जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे कोई भी नहीं अपना बनने को तैयार है। हाँ जी, पहले इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, आज हमारी उनके साथ भी नहीं अब बन। आपने देखा होगा कि तुर्की के अंदर कितना कुछ हुआ है, मगर उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है ना, तो अवाम स्ट्रॉन्ग है, उनके हुक्मरान भी स्ट्रॉन्ग है। अब हमारी अवाम क्यों नहीं साथ दे रही? कि जब हमारे हुक्मरान इस तरह के कैसे साथ देंगे। अब हर गरीब आदमी अपने पेट के पीछे लगा। ये रिक्शे वाले बेचारे कैसे आवाज़ नहीं दे रहे हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं है। अब दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कौन जिम्मेदार है इनका? अब ये तो नहीं है कि जब इलेक्शन आते हैं कि सारे अवाम के हो जाते हैं, नारे लगवाते हैं, कस्में उठवाते हैं। अब देखें ना, ये सारे रेडियो के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, घुमाएं कैमरा अपना, देखें। किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे, चाहे जो से भी तबके से ताल्लुक़ रखती है। सही हो गया सर। आज हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी मईशत है, उनसे हमने अलहदगी ली। हमारे और उनकी कंडीशन तकरीबन 76 साल पहले तकरीबन एक थे, तकरीबन बराबर थे हम। आज वो चांद पर है और हम जमीन के भी नीचे चले गए हैं। क्या डिफरेंस है? हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? कैसे जाएंगे? जब आवाम को साथ लेंगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। इन सारे सिचुएशन के अंदर दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत भी है वो, उनके फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर है। क्या मुकाबला कर सकते हैं? मेन चीज़ पता है क्या? हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा हुआ। तरीके पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो आपके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आती है, सारी खून से भरी हुई होती है। उन लोगों को पता था कि उन्होंने अपनी जानें दे के पाकिस्तान को बनाया। आजकल के ये लुटेरों को कैसे पता कि ये पाकिस्तान चीज़ क्या? मतलब अच्छा, लेकिन लाहौर से चली ट्रेन जब वो दिल्ली पहुंचती है तो वो एकदम सारे उसमें सकुशल आते हैं। वो ट्रेन लाशों से भरी नहीं होती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, आप कहेंगे कि जी भारत ने शुरुआत की, भारत कहेगा कि जी आपने शुरुआत की। दिक्कत यह है कि कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ क्यों। आप सिर्फ अपनी बातें करते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, मैं दोनों तरफ की बात करता हूं। भारत के भी लाखों लोग मारे गए, पाकिस्तान के भी लाखों लोग मारे गए। लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि इस पूरे वीडियो में अगर कोई उस वक्त की बात करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि भारत में भी लोग मारे गए। सब कहेंगे कि जी भारत ने मारकर भेजे थे। मैं शर्त लगा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं।
मारे दोनों तरफ के लोग गए थे। मैं जब भी ये बात करता हूं, मेरे आप पिछले वीडियोस भी उठा के देख लेना, मैं जब भी बात करता हूं इसकी, मैं कहता हूं कि पार्टीशन हमारे लिए बहुत बड़ा दुखदाई वक्त था और दोनों तरफ के लाखों लोग मारे गए। मैं इंडियन हूं, लेकिन तब भी ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जी हमारे उधर के लोग मारे गए, उधर के भी लोग मारे गए। लेकिन पाकिस्तानी 99% लोग यही कहते हैं कि जी सिर्फ हमारे लोग मारे गए। वो भारत में लाखों लोगों की बात नहीं करते जो मारे गए उसमें। यही फर्क है एक पाकिस्तानी की सोच में और एक भारतीय की सोच में, याद रखिएगा। वो जो लाशें जो खून से भरी थी किस वजह से थी? इसी वजह से थी कि हम अपने, उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए भरी थी कि हमारा पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बनेगा, हम सूखा सांस जिएंगे, मगर हमें जीने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जीने दिया जा रहा? कि हम गैरों के तलवे चाटना चाहते हैं। सहाबा इकराम थे, उन्होंने एक दीन की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ था, तो दुनिया ऐसे उनके हाथ के ऊपर थी। आज हम दुनिया के हाथ के ऊपर क्यों है? कि हमारे अंदर हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ दिया। हमारे मुल्क के ताल्लुकात चाइना के अलावा और किसके साथ बेहतर हैं? सभी के साथ बेहतर है, मगर मुखलिसपन से हो तो फिर है ना, जो भी हुक्मरान आता है अफगानिस्तान के साथ बेहतर है, सभी के साथ बेहतर है। मगर ईरान के साथ बेहतर है। मैंने आपको वही बात पहले की है ना कि जब हम मुखलिस खुद हो जाएंगे ना, जैसे हमारे ये मुखलिसी का दौर नहीं है यहाँ पर, जो जो अपने अपने मफाद का दौर है। आप देखेंगे चाइना हमारा दोस्त क्यों है? हम दुनिया के सबसे बड़े बायर हैं, उनसे इन चीज़ें खरीदते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कोई इसका जवाब देगा मुझे। मुझे लगता है कि किसी को पता हो तो जवाब दे दीजिएगा। पाकिस्तान में सबको पता है कि भाई अगर दीन पर चलेंगे, दीन पर रखेंगे, दीन पर ये करेंगे, दीन पर वो करेंगे, तो भैया सब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि भाई तो आप लोगों को रोका किसने है दीन पर नहीं चलने से, या दीन में लिखी हुई जो चीजें हैं वो नहीं करने से? किसने रोका है? पाकिस्तान में तो 98% मुसलमान हैं, रोका किसने है? आंसर सबको सवाल का पता है। आपकी इकॉनमी खराब है, दीन से दूर है जी। भुखमरी के हालात हैं जी, आप दीन से दूर हैं, आप चल नहीं रहे हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं जी। प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं जी। कर्ज हो गया है जी, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, सूद का निजाम खत्म कर दो। भाई जब ये बात सबको पता है, सवालों के जवाब सबको पता है, फिर भी पाकिस्तान की हालत क्यों नहीं सुधर रही है? अरे 22 करोड़ में से 1 करोड़ लोग भी तो अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो शायद ठीक हो जाए। ये मेरा सवाल जेन्युइन है। मैं किसी आपके मजहब को मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि भाई जब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये पता है कि ऐसा करेंगे तो ये चीज हो जाएगी, तो कर क्यों नहीं रहे हैं? रोक किसने रखा है और कौन रोक सकता है? क्या सरकार रोक देगी? पता नहीं। आपके घर के सुई से लेकर लोटे तक हर चीज चाइना का, तो वो आपका साथ देगा? मेरे भाई वो ये देखे ना कि जैसे ये गरीब लोग खड़े हुए ना, जब आप इनको साथ लेंगे ना, इनका दर्द आप खुद बांटेंगे, तो फिर आपके अंदर मुखलिसपन आएगी। जब आपको अपनी कुर्सी की पड़ी होगी ना, तो मेरे भाई आपके अंदर मुखलिसपन ही है। अफगानिस्तान हमारे अगेंस्ट हुआ पड़ा, डेली जंग होती है, बॉर्डर पे डेली फायरिंग होती है। वो तो उन्हीं का फेल है ना, हमें तो अपने मुल्क से है ना। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का। नाम आपका? जमशेद इकबाल। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं जनाब। रिक्शा जबरदस्त हो गया। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं, अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। अच्छा वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता। हिंदू कमज़ोर है, अच्छा। मुसलमान इंशाल्लाह ताकतवर है हमेशा और क़यामत तक रहे। किस चीज में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की ताकत है हमारे पास, ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। बस ईमान की ताकत नजर नहीं आ रही का? ईमान कमज़ोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगी? कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना ले वो पाकिस्तान पे पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात, अच्छा ये ताकत 1948 में कहां गई थी जब कश्मीर को लेकर लड़ाई हुई थी? जब आपकी सेना श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर थी, तब हमारी सेना उतरी, और आज आप मुजफ्फराबाद में हैं। वो तो सीज फायर हो गया, तब ईमान कहां था? 65 की लड़ाई में ईमान कहां था? जम्मू कश्मीर को लेने के लिए आप लोगों ने लड़ाई शुरू की, अखनूर सेक्टर में अटैक किया, तब ईमान कहां था?
क्या आपने कश्मीर हासिल कर लिया? कहां था ईमान 65 की लड़ाई में? 71 की लड़ाई में ईमान कहां था? जब आपका देश दो टुकड़े में हो गया, जब आपके 93,000 पाकिस्तानी फौज के फौजी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर गए, तब आपका ईमान कहां था? तब मुसलमान नहीं थे वो 93,000, वो मुसलमान नहीं थे। करगिल की लड़ाई में क्या हुआ था? जब भी करगिल की लड़ाई का जिक्र आता है तो मुझे आपके एक आर्मी के रिटायर्ड अफसर का बयान याद आता है, जिन्होंने किताब भी लिखी है। उनका कहना है कि जब तक दुश्मन से आपकी फौज का सामना नहीं हुआ था ना, जीत तब तक ही हुई थी। सुनिए। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। तब कहां था ईमान? तब कहां था जज्बा? बस बड़ी बड़ी बातें करने में आप लोग का जज्बा है, झूठी शान दिखाने में आप लोगों का जज्बा है, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पर आते हैं सब जज्बा भाग जाता है, फिर 93,000 की पतलून उतर जाती है। यह है जज्बा आपके अंदर। हवा हवाई बातें मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात करिए। बात सुने आप, जहां पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहां पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत ख़राब है। इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से ख़राब हुए हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद ख़राब हो जाएंगे। जब हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। जब तक हम ठीक नहीं होंगे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। अभी तक 76 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा और हमारा ये ईमान है। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं जब से 76 साल हो गए हैं। 71 में आके बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें। बिल्कुल इंशाअल्लाह। हमने छोड़ दिया ऐसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कहता है मैं उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है। हाँ जी, तो आज हमसे ज़्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है, मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। अच्छा, आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, अगर वो आएंगे तो हम लड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल तौर पर पता वो कहाँ चले गए? आजकल तो एटम बम की तो जंग ही नहीं रही, तरवालों की तो जंग ही नहीं है। मौलवी साहब, हमारे माइंडसेट अभी भी बहुत पुराने हैं। अभी बायोलॉजिकल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है। आप बात सुने, आपके पास अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप जंग जीत गए। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इकोनॉमी से कुछ बायोलॉजिकल जंग है। हाँ, मतलब वैसे बायोलॉजिकल वेपन, मतलब मैं उन्हें सही नहीं मानता, वो इंसानियत के खिलाफ है। बाकी तो ठीक है, वेपन तो खैर कोई भी इंसानियत के खिलाफ है, बट क्या करें भाई, डिफेंड तो करना पड़ेगा। कोई अटैक करेगा तो छोड़ तो देंगे नहीं, तो उसके लिए तो हथियार चाहिए, डिटरेंस के लिए चाहिए। और इंडिया ने हमेशा डिटरेंस के लिए रखा है, अपनी सेफ्टी के लिए रखा है, डिफेंड करने को रखा है। आज तक हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। नहीं होता। हमारे पास ताकत जो है ना, हमेशा तलवार और हथियार से लड़ी जाती है। मेरे भाई तरवाल, बात सुने, अगला बंदा बम चलाएगा, आप तरवाल लेके क्या करोगे? बम हमारे पास नहीं है, हमारे पास ही सबसे ज्यादा हथियार हैं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास। अगला बंदा बम चला दे, आप हथियार चला, आप तरवाल चलाओ। क्यों हमारे पाकिस्तान के पास बम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगला बंदा बायोलॉजिकल वार करता है, अगला बंदा कहता है कि आओ भाई आईटी के जरिए हमारे मुल्क के पास जितना पैसा सब जीरो करवाता है हिंदुस्तान, तो क्या कर लोगे? पैसा ऐसे जीरो करवा लेगा वो। हिंदुस्तान की हुकूमत है पूरी दुनिया में। बायोलॉजिकल वार में पैसा जीरो करवा लेंगे? मुझे लग रहा है कुछ आप गलत समझ गए हैं मुजम्मिल भाई। आप इंफॉर्मेशन वॉर को या टेक्निकल वॉर को आप बायोलॉजिकल वॉर में आप वो कर रहे हैं। बायोलॉजिकल वॉर अलग होती है, बायोलॉजिकल वेपन्स अलग होते हैं, बाकी चीज़ें अलग होती हैं। मतलब ये मुझे लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल वॉर, खैर पता नहीं, हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो। होने जा रही है। होने कैसे होने, ऐसे हो जाएगी। हिंदुस्तान
ऐसा आ गया कि सारी दुनिया पर कब्जा कर लेगा वो। अब आप मुझे बताएं, इनकी बात में कहीं लॉजिक नजर आ रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है ऐसे। मौलवी साहब, आपकी बात पे तो यहाँ पर सारे मान ही नहीं हर रहे। किसी की अपनी राय है। अच्छा, हाँ, हर कोई अपनी राय दे अब सकता आप है। मुझे बताएं। जी जी। असल में ऐसा है कि भाई साहब भी हमारे शायद पेटी पर है कि वो जो है ना वो भी रिक्शा ही चलाते हैं, तो ये सारा दिन तो रिक्शा चलाते हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है कि ये टीवी न्यूज़ चैनल क्या है, इनको तो पता ही नहीं होगा। ये अपना ही कह रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। उनके पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत। भाई अगर ईमान की ताकत होती तो मेरी बात सुनो, अगर ईमान की ताकत होती तो ये जो मुल्क है ये सही ना हो जाता, ये सही ना हो जाता। ये मुल्क ये हमारी वजह से खराब हो रहा है ना। हम जो है ना, हम सब खराब हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं ना कि हम सब खराब हैं। अगर हम ठीक हो जाएं तो सारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। उनके साथ कैसे लड़ोगे? सियासतदान भी ठीक हो जाएंगे। उनके साथ कैसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप कैसे लड़ोगे? इंशाल्लाह हमारे पास हथियार भी लड़ने खपने लड़ने मरने का दौर गया मौलवी साहब। अभी जो दौर है वो एजुकेशन इल्म से मारने का। वो एक बड़े बंदे की कॉल, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। एक बड़े बंदे का कॉल है, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख कर बात करो, जुबान वाले जुबान से जुबान को काटते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास वो वाली नॉलेज ही नहीं होगी, वो वाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप वहाँ पर कैसे कामयाब होगे? दुनिया में कैसे लोहा मनवाओगे? आज पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर, हमारा मेरा समेत हम सबका सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें पीस से काम करना, बात करनी अमन से। तालीम, एजुकेशन, तालीम ही इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। क्या कहेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि हम आगे सीढ़ी आगे चढ़ेंगे, कदम आगे चलेंगे। अगर किसी का हाथ पकड़ के अगर हम आगे नहीं जाएंगे तो वो भी हमें पीछे छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो आगे जा रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, वो अगर कर रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। मौलवी साहब आइएगा आप। अब हमारी बात से कोई बात समझ आई कि नहीं आई? कि लड़ाई झगड़े से काम चलेगा या फिर अमन से चलेगा या पीर से चलेगा काम? ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि लड़ाई झगड़ा हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हाँ जी, हमारा इस्लाम कहता है भाईचारा करो। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा हम जंग करेंगे, जंग अगर वो करेंगे तो वो पहल करेंगे तो हम भी करेंगे। और भाई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा चाहेगा कि मेरे घर तबाह हो, मेरा मुल्क तबाह हो? कोई नहीं चाहता, लेकिन जब वो हमारे घर पे कब्जा कर लें फिर हम चुप बैठेंगे। वो तो फिर अच्छा, बड़े सारे लोग कहते हैं ना कि मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। देखिए, मैं सवाल पूछता हूं। अब इन भाई ने कहा कि जी इस्लाम में तो है ही नहीं लड़ाई भिड़ाई, और शुरू से इन्होंने इनके रुख अख्तियार करके देख लिया। लेकिन फिर भी इसके अलावा मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई ये बताइए कि दुनिया में मुझे लगता है कि 90% जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऐसा क्यों है? दुनिया में 90% जो टेररिस्ट हैं वो मुसलमान हैं। बताइए ऐसा क्यों है? दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें जो हुई हैं, लड़ाइयां जो हुई हैं, वो इस्लामिक कंट्रीज में हुई हैं। इस्लाम का जो इतिहास रहा है वो जंगों से भरा रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जो अगर आप कहते हैं कि इस्लाम जो है वो रिलीजन ऑफ पीस है, तो भाई अगर ये चीजें सिखाई जाती हैं, पीस बताया जाता है, पीस के लिए काम कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है? फिर तो इतने सारे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने चाहिए। 10 में से 9 जो मुसलमान हैं वो मारकाट की बात करते हैं, वो लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। क्यों करते हैं? इसको इंडिविजुअल मत लीजिए, मैं एज ए कम्युनिटी सवाल पूछ रहा हूं। इतनी टेररिज्म की घटनाएं होती हैं दुनिया भर में, उसमें मैक्सिमम मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? मेरा सवाल है कि अगर पीस बताया जाता है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। और अगर प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिशें क्यों नहीं की गई? जब आपको लगता है कि इस्लाम के नाम पर वो लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उनका इस्लाम से कोई नाता नहीं है, तो भाई आप लोगों ने इसके लिए क्या काम किया जिससे ये पता चले कि उनको इस्लाम से खारिज किया गया जो लोग हैं? हम कैसे माने कि पाकिस्तान के पीएम एक आतंकवादी उसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा देते हैं? हम कैसे माने कि पाकिस्तान में एक लाइब्रेरी का नाम उसामा बिन लादेन के नाम पर रखा जाता है?
एक आतंकवादी के नाम पर उसको हीरो माना जाता है, तो अगर इस्लाम भाईचारा सिखाता है तो फिर एक आतंकवादी को हीरो कैसे आप बता सकते हो? यानी कि या तो आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, सवाल यही होना फिर, या तो आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, या जो आप जबरन ये कह रहे हो कि इस्लाम जो है वो रिलीजन ऑफ पीस है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना, कि एक तरफ आप रिलीजन ऑफ पीस कहते हो, दूसरे पर सर तन से जुदा के नारे भी लगाते हो और सर तन से जुदा कर भी देते हो। मेरा पॉइंट समझिए, मैं किसी को नीचा, मैं किसी को ऊंचा नहीं बता रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि भाई ऐसा क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है? वो तो फिर हर बंदे का राइट है, अगर कोई जबरदस्ती करना चाहे तो उसको जवाब दो। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस है। बिल्कुल हमारा हक है। बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ मैं कि हमें तालीम हासिल करने की जरूरत है या तालीम हासिल करने की बिल्कुल ज़रूरत है हमें, और हमारी तालीम बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, हर मुआशरे की। क्या जंग लड़कर इन सबको रोटी दे सकते हैं? जंग लड़कर तो पहले जो मुल्क जंग लड़ चुके हैं वो आपके सामने है, वो हमेशा नीचे ही गए हैं। जो जंग लड़ते हैं वो हमेशा नीचे ही जाते हमने हैं। 4 जंगें लड़ी हिंदुस्तान के साथ, 4 जंगें। बिल्कुल, जो क्या फायदा, क्या हासिल कर लिया? क्या असल नुकसान उनका भी हुआ है, हमारा भी हुआ है। उनका ज्यादा हुआ या हमारा नुकसान ज्यादा हुआ? हमारा नुकसान हुआ है ज़्यादा। आप बताएं। उनकी जो है ना, उनके पास मतलब है, उनकी आबादी अब होगी 1 अरब 25 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा। 40 करोड़ से ज़्यादा होगी है मेरी। हाँ जी। अभी हमारी है तकरीबन 22 करोड़। हमारी 25 तकरीबन हो गई है। तो ये भी तो है ना, ये आखिर उनके पास आवाम भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो ईमान की ताकत है ना, आप उसको माने कि ईमान सबसे बड़ी ताकत है। ईमान रह चुका मौजूदा हालात के अंदर। मौजूदा हालात के अंदर ईमान बिल्कुल कमज़ोर हो अगर गया। हमारे पास ईमान इतना अच्छा होता तो जिस तरह से सहाबा कराम दुनिया में तरक्की कर गए थे, जिस तरह से आप देखेंगे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना उनका ईमान स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने आज हम मैं और आप मुसलमान हैं तो सिर्फ उनकी ईमान के बरकत से, उनकी मेहनत के बरकत से। आज आप देखें कि यहाँ पर कोई भी बंदा, किसी को भी चौथा कलमा या दूसरा कलमा नहीं आता होगा। यही तो हमारी कमज़ोरी है ना। आपको चौथा कलमा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह आता है। हाँ जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा किसी को भी 100 में से 5-6 बंदों को आएगा। वही यही बात है ना कि हम अपने ऊपर नहीं तवज्जो कर रहे हैं। अपने ऊपर तवज्जो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है गाइस। आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने आप को पहले ठीक करें। जब अपने आप को ठीक कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही होगा। बहुत शुक्रिया। में काम करते हैं। सर, अभी की न्यूज़ है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया और वहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती जा रही है और वो ज़्यादा तरक्की कर रहा हमसे, कर रहा या नहीं कर रहा? क्या वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया या नहीं हुआ? हो गया है ज़्यादा ताकतवर है। ज़्यादा ताकत। किस वजह, किस बेस पे ज़्यादा ताकतवर है? ये और हुकूमत के डिबेट होता है ना। हम इधर आ जाएं, क्या कह रहे हैं? उधर की आवाम मजबूत है, इसलिए उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं। हमारे, इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है। सीधी साफ है। जब तक हमारी आवाम का एका नहीं ना होगा तब ये मुल्क के हालात सही नहीं हो सकते। अगर हमारा उनके साथ मुकाबला हो जाए तो क्या हम मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? क्या जब तक हमारी आवाम का एका हो जाएगा ना, फिर हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। जब तक हमारी आवाम का अलग हो जाएगा, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं कर सकते? जज्बा किधर गया हमारा? जब हमारी आपस का आवाम का एक ही नहीं है तो कैसे हम मुकाबला कर सकेंगे उनका? मुकाबला नहीं कर सकते हम उनके साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। किस बेस पे करेंगे मुकाबला? किसका जंग लगा है कि हमने, हमारे फौजी ऐसे है, दिलेर है, बहादुर है, वो लड़ेंगे हमसे। तो उनके पास तो पैसे ज़्यादा हमसे। पैसे क्या थे? हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे है गवर्नमेंट के पास, पैसे है गवर्नमेंट के पास, पैसा है। पैसे हैं? बिल्कुल है। वो अगर पैसे हैं तो आवाम गरीब गुर्बत में क्यों मर रही है? वो अपनी जेबें जो है ना वो भर रही हैं। तो इन सिचुएशन के अंदर क्या इनकी बात आपको समझ आ रही? थोड़े आगे आ जाए जरा, थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं, सामने देखें जरा, कैमरे की तरफ देखें जी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, ये हमारी आवाम दिन ब दिन गुर्बत की तरफ जा रही है। ये कह रहे हैं चलिए छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं यार, बहुत हो गया। जज्बा हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया। देखिए, अब पता नहीं आप लोग कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे। जज्बा उज्बा होता तो आज पाकिस्तान कहीं और होता। जज्बा उज्बा होता ना तो आज पाकिस्तान दिमाग से काम कर रहा होता, बेवकूफियां ना कर रहा होता। जज्बा होता तो वो सही जगह लगता। जज्बा उज्बा आप लोगों में कोई है नहीं, बेईमान भी आप लोग बहुत हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग बहुत ईमानदार हैं, हमारे यहां भी बेईमानी भरी पड़ी है भाई, लेकिन आपके यहां बेईमानी ज्यादा है। और इसका मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए, आप कोई भी जब रैंकिंग देखेंगे, करप्शन इंडेक्स में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी आबादी, आपसे 7 गुना बड़ी आबादी होने के बावजूद, आपसे 6-7 गुना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम जो करप्शन की रैंकिंग में हैं, हम वो 80वें नंबर पर बैठे हैं, आप शायद 140वें नंबर पर बैठे हो। तो जब आप इन दो डेटा को देखते हो तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई आप लोग कितने बेईमान हो, कितने धोखेबाज हो, कितने लालची हो। फिर मैं देखता हूं कि 76 ईयर्स की मैं अचीवमेंट्स देखता हूं। हम एजुकेशन में कहां पहुंचे, हम अपने ट्रेन सिस्टम में कहां पहुंचे, हम अपने एविएशन सेक्टर में कहां पहुंचे, हम अपनी क्या कहें टेक्नोलॉजी में कहां पहुंचे, हम अपने बिजनेस सेक्टर में कहां पहुंचे, हम मैन्युफैक्चरिंग में कहां पहुंचे। हम आपसे कई हजार किलोमीटर आगे हैं, कई हजार किलोमीटर। आपको इस दूरी को पाटने के लिए पता नहीं कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी लग कर। और वो मेहनत तभी होगी जब दिखेगा कि कुछ हो रहा है। 76 ईयर से कुछ दिख नहीं रहा है। आज तक आप बाइक का एक इंजन न बना पाए, आज तक आप ट्रेन का एक डिब्बा तक न बना पाए। आप चाइना से इंपोर्ट करते हो ट्रेन के डिब्बे। आप सोचो कि आपने 76 ईयर्स में क्या अचीव किया है। आपकी स्पेस एजेंसी हमसे पहले बनाई गई, क्या हुआ उसका? आज इसरो कहां है? आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहां है? आज हमारे लोग, इंडिया के लोग देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। आपके लोग क्या कर रहे हैं? जब तक इस फर्क को आप लोग महसूस नहीं कीजिएगा, जब तक इस फर्क को आप स्वीकार नहीं करेंगे और झूठी शान में जीना बंद करिए, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। यकीन मानिए, कोई जज्बा नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। और टैलेंट की जब मैं बात करता हूं ना, तो क्लर्क बन जाना, पायलट बन जाना और फाइटर जेट उड़ा लेना, ये टैलेंट नहीं है। ये आपका सिस्टम है जिसमें कुछ लोग प्रोसेस करके पास हो जाते हैं। टैलेंट होता है नई चीज इन्वेंट करना। टैलेंट होता है वो जो आईआईटी मद्रास के बच्चों ने किया, फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाकर। टैलेंट वो होता है स्वदेशी 5G टेक्निक बनाना, जो आईआईटी मद्रास के बच्चों ने पिछले साल किया था। टैलेंट होता है आइडियाज लेकर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज खड़ी कर देना इस देश में, जिनका योगदान हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा है। टैलेंट ये होता है। टैलेंट ये नहीं होता कि पायलट बन गए, टैलेंट नहीं होता कि जी कलेक्टर बन गए, टैलेंट नहीं होता कि पटवारी बन गए। ये टैलेंट नहीं है। ऐसे तो फिर मैं भी गिनाने लगूंगा कि हमारे यहां भी आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं। ये सिस्टम का हिस्सा है। इतने क्रिकेटर हुए, सचिन तेंदुलकर ऊपर क्यों हैं, या विराट कोहली ऊपर क्यों हैं? टैलेंट है। इनके पास जो टैलेंट है वो बाकी प्लेयर्स में नहीं है। बाकी प्लेयर्स भी बहुत बढ़िया है, लेकिन में एक चीज वो है जो टैलेंट जो उनमें नहीं। वो सीखने की क्षमता हो सकती है, वो एडॉप्टेशन की क्षमता हो सकती है, वो नए शॉट्स इन्वेंट करने की क्षमता हो सकती है। आपके बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, बड़े अच्छे बॉलर हैं, क्यों हैं? बाकी भी बॉलर हैं। आप कहते हो ना शाहीन अफरीदी बड़े अच्छे हैं, या वसीम अकरम बहुत अच्छे थे, या शोएब अख्तर, सब में कोई ना कोई एक टैलेंट था। शोएब अख्तर में गेंद तेज फेंकने का टैलेंट था, वसीम अकरम में गेंद को स्विंग कराने का टैलेंट था, वकार यूनुस में गेंद को स्विंग कराने का टैलेंट था। बाकी भी तो बॉलर थे। वो होता है टैलेंट। बॉलर बन गए ये टैलेंट नहीं है, बैट्समैन बन गए ये टैलेंट नहीं है, रेल के ड्राइवर बन गए टैलेंट नहीं है, हवाई जहाज उड़ाना टैलेंट नहीं है। वो आपने सीख लिया, वो आपने सीखा, उसकी ट्रेनिंग ली। टैलेंट होता है इन्वेंट करना। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।